हेलो प्यारे बच्चों, आज मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9 का गणित पढ़ाने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के हम बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति होता क्या, इसे कैसे बनाया गया है। देखिए, संख्या पद्धति के हमने परिभाषा लिखा है, वस्तुओं के गिनने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, इसे संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम गिनते हैं तो एक से शुरू होता है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक। इसी को एक सिस्टम तरीके से बनाया गया है, क्रम वाइज। ये संख्या पद्धति। जैसे देखिए, हम अंक लिए हैं। आप जैसे गुब्बारा ले सकते हैं, बैलून में तो ले सकते हैं, अब माचिस भी गिन सकते हैं, सिक्का गिन सकते हैं। यही है संख्या पद्धति बनाया गया है। अब देखिए, संख्या पद्धति में होता है कि इसके आगे है मतलब धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक। और देखिए, धन पूर्णांक के बारे में हमको पता नहीं है। अब धन पूर्णांक के बारे में देखिए कि धन पूर्णांक वह पूर्णांक होता है धन पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जो जिनकी संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है। वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट डॉट अनंत वस्तु हो गया। जैसे गुब्बारा और दूसरा हो गया माचिस। ऐसे हम गिन सकते हैं। करा है वह पूर्णांक होता है जो जिनकी संख्याओं की सहायता से वस्तु को गिन सकते हैं। वस्तु गुब्बारा हुआ, माचिस हुआ, सिक्का भी हो सकता है। इसी को हम धन पूर्णांक कहते हैं। देखिए बच्चों, अब चलते हैं धन पूर्णांकों का योग पढ़ने। धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने की संक्रिया निम्न नियमों का पालन करती है। धन पूर्णांक का योग जो होता है वह नियम को फॉलो करती है, वह नियम को पालन का करती है। और देखिए, इसके 3 नियम होते हैं। इसके 3 नियम होते हैं। पहला है संवरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय, नियम, तीसरा है साहचर्य नियम। देखिए, अब इसमें 3 नियम दिया है। इन तीनों नियमों को जब हम पढ़ेंगे तब आगे की जो मतलब अभ्यास है उससे हम कर पाएंगे। अब देखिए, अब पहला संवरक नियम पढ़ेंगे।
संवरक नियम। और संवरक नियम हम जानेंगे संवरक नियम होता है क्या। देखिए संवरक नियम जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो इसे संवरक नियम कहते हैं। देखिए संवरक नियम कहता है जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, तो इसे संवरक नियम कहते हैं। जैसे संवरक नियम देखिए आपका दो धन पूर्णांक, अब देखिए धन पूर्णांक 1 से अनंत तक होता है धन पूर्णांक। देखिए 3 + 7, देखिए यह दोनों धन पूर्णांक है, 3 भी धन पूर्णांक है, 7 भी धन पूर्णांक है। इनको जोड़ने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। 10 और 7 3 10, तो यही संवरक नियम का पालन करती है। अब दूसरा उदाहरण है 4 + 8 है, 8 4 12, ये भी धन पूर्णांक है। देखिए बच्चों आप लोग समझ में आया है। अब बच्चों चलते हैं। अब दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यह कहता है यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो इसके क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों 3 + 4 लेंगे, यह दो धन पूर्णांक हो गया। अब इसके क्रम को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 4 + 3 और 3 + 4 7 = 7। देखिए इनके क्रम को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा उदाहरण है 5 + 4 = अब 4 + 5। देखिए इनके क्रम को इधर बदल दे रहे हैं, 5 4 9 = 9। यही है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब जो धन पूर्णांकों का हम योग पढ़ रहे हैं उसमें 3 नियम होता है, उसका यह दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। अब देखिए बच्चों चलते हैं, तीसरा है हमारा नियम साहचर्य नियम। देखिए साहचर्य नियम यह कहता है बच्चों यदि 3 धन पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो जोड़ने से वही योगफल प्राप्त होता है, तो इसे साहचर्य परगुण कहते हैं। देखिए साहचर्य नियम, देखिए सॉरी बच्चों यह साहचर्य परगुण आ गया है, साहचर्य नियम कहते हैं। देखिए साहचर्य नियम यह कहता है बच्चों यदि 3 धन पूर्णांक लेते हैं को जोड़ा जाता है तो जोड़ने से वही योगफल प्राप्त होता है। देखिए जैसे
देखिए 4 + 8 या कोष्टक हो गया +3। तो देखिए 8×4 = 12 और +3 = 15। यही है, मतलब 3 धन पूर्णांक लेना है, तीनों धन पूर्णांक ही होना चाहिए। देखिए अब हो गया। अब दूसरा इसका 5 + 4 कोष्टक में +9, 5×4 = 9 + 9 = 18। अब इसका तीसरा उदाहरण है 3 प्लस कोष्टक में 9 + 4 बराबर 3 + 9 = 4 = 13, 13 3 = 16। अब देखिए यह कैसे हुआ है, मतलब अब कोई तीन धन पूर्णांक को जोड़ना है हमें, तो किसी को हम कोष्टक में ले सकते हैं, दो दो अंक को कोष्टक में ले सकते हैं, या तो वैसे ही जोड़ देंगे हम लोग, वही आंसर आएगा। देखिए 8×4 = 12, 12 3 = 15, वही आया। सेम ऐसे ही होगा साचार्य नियम। देखिए बच्चों, आप मतलब पिछली कक्षा में 8 का जो पहला चैप्टर है उसमें यह सब दिया है, उसमें दिया है परगुण, धन पूर्णांकों का परगुण दिया है, यहाँ धन पूर्णांकों का योग दिया है, वही हमको पढ़ना से वही है बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग अब चल रहे हैं धन पूर्णांकों का गुणा पढ़ने। धन पूर्णांकों का गुणा पढ़ने से पहले इसमें हमको 4 नियम पढ़ना पड़ेगा। इसका दिया है धन पूर्णांकों का गुणा, इसमें 4 नियम होते हैं। पहला है संबरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय, नियम, तीसरा है साचार्य नियम, चौथा है वितरण या बंटन नियम। देखिए अब इसमें धन पूर्णांकों का 4 नियम है। पहला नियम है संबरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है साचार नियम, चौथा है वितरण या बंटन नियम। इसको हमें बारी बारी से पढ़ना है। देखिए पहला संबरक नियम, देखिए संबरक नियम हम धन पूर्णांकों के युग में पढ़े हैं। मतलब संबरक नियम यह कहता है कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, उसी को हम संबरक नियम कहते हैं, यह धन पूर्णांकों का योग कहता है। अब इसमें देखिए धन पूर्णांकों को गुणा में संबरक नियम यह कहता है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। देखिए दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे संबरक नियम
कहते हैं। जैसे देखिए, अब दो उदाहरण है, मतलब 7 यह धन पूर्णांक है, अब गुणा करना है। 4 भी धन पूर्णांक है, 7 चौक 28। जो देखिए समान नियम यह कहता है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। मतलब कोई भी हम धन पूर्णांक लें तो उससे हम गुणा करें तो हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए 7 धन पूर्णांक है और 4 भी धन पूर्णांक है, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो एक हमें धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा, 7 चौक 28। अब देखिए इसका दूसरा 9 भी धन पूर्णांक है और 1 भी धन पूर्णांक है, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 9 का 9। देखिए 5 गुणे 9, 5 9 45, से भी धन पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए समान नियम यही है। देखिए अब चलते हैं, दूसरा है क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि कोई भी क्रम बदलने से उसका जो उत्तर आता है आंसर वह समान होगा। देखिए इसका पहले परिभाषा जानेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे क्रम विनिमय नियम क्या कर परिभाषा समझेंगे। दो धन दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में गुणा किया जाए तो उसका परिणाम समान प्राप्त होता है। देखिए अब क्रम विनिमय नियम कह रहा है दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में गुणा किया जाए तो उसका परिणाम समान प्राप्त होता है। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे 4 गुणे 5 बराबर। अब देखिए अब यहाँ से इसका हम क्रम बदल देंगे तो 5 गुणे 4। देखिए पहले 4 था, अब इसका जब क्रम बदलेंगे तो अब 5 पहले हो जाएगा और 5 जो था पहले हो जाएगा, 4 जो पहले इधर वह बाद में हो जाएगा। 4 पचे 20 बराबर 4 पचे 20। देखिए दोनों तरफ आंसर मतलब उत्तर जो आया समान आया। यही करा है दो धन पूर्णांकों मतलब दो धन पूर्णांकों का गुणा गुणा किसी भी मतलब क्रम में हम गुणा करें तो उसका परिणाम समान प्राप्त होता है। यही इसे क्रम विनिमय नियम का कहते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, यह पहला हो गया, अब दूसरा 9 गुणे 10 बराबर।
अब देखिए, अब इसका क्रम बदलेंगे, 9 बाद में चल जाएगा और 10 पहले आ जाएगा, 10 गुणे 9, यही है क्रम विनिमय नियम। इसका क्रम बदल देंगे, बाकी जो उसका आंसर आएगा समान आएगा। देखिए 9 दाव में 90 या 10 नवा 90, एक ही आया, बराबर आया। यही कहता है क्रम विनिमय नियम। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए, 8 गुणे 5। देखिए जितना अंक हम अंक ले रहे हैं सब यह धन पूर्णांक में ले रहे हैं। देखिए अब यहाँ से इसका भी क्रम बदलेंगे, तो 8 पचे 40, 5 आठे 40, यही है क्रम विनिमय नियम। चौथा इसका देख लीजिए, 10 गुणे 19 और 19 गुणे 10, 10 19 दाम में 190, 19 दाम में 190। देखिए एकदम सेम आया, यही यही है क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम का कहने का मतलब यह हुआ, दो धन पूर्णांक का गुणा करें, मतलब उसका क्रम बदलने से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उसका आंसर आएगा समान होगा, और इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखिए बच्चों, अब चलते हैं, तीसरा हमारा है साचार्य नियम। साचार्य नियम, देखिए साचार्य नियम यह कहता है कि अंक गणित से हम जानेंगे, जैसे मतलब देखिए धन पूर्णांकों के योग में हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई 3 धन पूर्णांक लें तो हम आपस में तीनों को जोड़ें तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, वही है साचार्य नियम। ऐसे इसमें भी है, यदि किसी 3 धन पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो तीनों को गुणा करने पर एक हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा, वही साचार्य नियम कहलाता है। यदि 3 धन पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, इसे साचार्य नियम कहते हैं। जैसे तीन गुणे 5 गुणे 7 बराबर 5 यही 15, 15 सते 105। देखिए इसका कहने का मतलब यह हुआ साचार्य नियम का, यदि कोई हम 3 धन पूर्णांक लें उसे आपस में गुणा करें तो एक हमें धन पूर्णांक प्राप्त होगा, इसी को हम साचार्य नियम कहते हैं। जैसे हम धन पूर्णांकों को योग में पढ़े हैं, यदि धन पूर्णांकों को आपस में एक साथ जोड़ें तो वह एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, उसे हम वहाँ साचार्य नियम कहते हैं। यहाँ गुणा में यह है, यदि तीनों धन पूर्णांकों को आपस में गुणा करें तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, इसे हम साचार्य नियम कहते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण, 9 गुणे 5 गुणे कोष्टक में गुणे 8 बराबर। देखिए आप लोग कहे, आप सोचेंगे बच्चे कि यह कैसे कोष्टक में आ गया। देखिए यह चाहे कोष्टक में रहे या चाहे ना रहे, बाकी आंसर वही आएगा, जो मतलब यहाँ ऐड करने पे 9 पचे 45 गुणे 8 बराबर 8 पचे 40 हासिल 4, 8 से 32 32 4 36 360 ऐसे होगा। मतलब 3 पूर्णांकों को देखिए हमें 3 धन पूर्णांकों को आपस में गुणा करना है,
गुणा करने के बाद हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, इसी को शास्त्र नियम कहते हैं। 8 गुणे 5 गुणे 7, 8 पचे 40, 4 सत्ते 28, 280। अब 1 गुणे 2 गुणे 3, अब इसे क्वेश्चन में रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 एक करना 2 तिहाई 6, अच्छा एक करना 6, ऐसे सेम होगा। यही है आपका साहचर्य नियम। देखिए बच्चों, चलते हैं अब चौथा हमारा है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम। देखिए यह नियम कहता है कि यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त होता है कि उसमें जो योगफल प्राप्त हुआ है इसमें किसी भी अंक से गुणा करने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे वितरण या बंटन नियम कहते हैं। देखिए वितरण या बंटन नियम यह कहता है यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त होता है कि उसमें जो योगफल प्राप्त हुआ है इसमें किसी भी अंक से गुणा करने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे वितरण या बंटन नियम कहते हैं। जैसे देखिए 4 गुणे 5 प्लस 6, अब हमें इसी को हल करना है तो 4 गुणे 5 और 6 कितना होगा 11, 11 चौक 44, एक धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। देखिए आप पहला उदाहरण हम लिए हैं, कर रहे हैं नियम, यह जो नियम लिखवाए हैं यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त होता है। देखिए यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त हुआ यदि उसमें किसी भी अंक से गुणा करने पर एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे वितरण या बंटन नियम कहते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण 9 गुणे 5 9 प्लस 5 गुणे 10, देखिए 9 5 14 गुणे 10, 14 में 140, यही है वितरण या बंटन का नियम। सेम बच्चों देखिए जो इसमें हम कक्षा 9 में पढ़े हैं वही कक्षा 8 में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों आप लोगों को समझ में आया है तो अच्छा है। चलते हैं अब अपने प्रश्नावली की ओर। हमारा प्रश्नावली 1A है जो संख्या पद्धति का पहला प्रश्नावली 1A है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों 20 और 40 के बीच
समस्त धन पूर्णांक लिखिए। करा है 20 और 40 के बीच, मतलब जो 20 और 40 के बीच जो सम संख्या है उसका हमको धन पूर्णांक लिखना है। देखिए उत्तर इसका होगा 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक। अब देखिए 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक, 20 के बाद सम संख्या जोड़ना है हमें। 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, 30, 32, 34, 36, 38 तक है। और कह रहा कि 20 और 40 के बीच है, 20 और 40 के बीच यही होगी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से होगी। 22 24 26 28 30 32 34 36 38। देखिए यह 20 से अधिक है और 40 से कम है, और 20 और 40 के बीच है। देखिए बच्चों अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए आपको समझ आया हो तो अच्छा है, नहीं समझ आया तो हम वीडियो में हम कमेंट करिएगा। दूसरा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब ये कह रहा है 1 से 10 तक। कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या धन पूर्णांक लिखिए। देखिए 1 से 10 तक उत्तर होगा इसका 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बराबर होगा 2 3 5 7। अब कह रहे हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्या धन पूर्णांक। देखिए 1 से 10 तक अभाज्य संख्या धन पूर्णांक 2 3 5 7, यही है 1 से 10 तक धन पूर्णांक, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसे हम अभाज्य संख्या बोलती है। देखिए 2 3 5 7, तो ये 2 अपने स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी बाकी अन्य अंक से नहीं कटेगा, ये कहलाता है अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों अब चलते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखिए बच्चों तीसरा 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक हमको बताना है। देखिए क्रमानुयायी पूर्णांक मतलब वह होता है जिसे क्रम से मतलब रखा जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे परिभाषा के तौर पर बता रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे होता है इसमें क्रम वाइज। देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 कैसे आया, और 2 1 में हम 1 जुड़े हैं तब 2 आया है। ऐसी तरह इसमें भी करना है हमको। हल बराबर 2a + 1। अब इसका हमको क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका होगा 2a +
1 प्लस 1 बराबर 2 1 प्लस 2। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों, आपको समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं आया तो हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा, हम इसे एक बार और बता देंगे अच्छी तरह की तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा देखिए बच्चों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, कर रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब कर रहा है हमारा प्रश्न चौथा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। उत्तर होगा इसका 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3। ये देखिए क्यों होगा -2/3, कैसे होगा? देखिए योगात्मक प्रतिलोम कहता है यदि किसी अंक हो या भिन्न में हो तो वह प्लस में होता है, जब इसका योगात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे वह माइनस हो जाएगा। और यदि कोई अंक ऋणात्मक हो और भिन्न में हो, जब उसका भी योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चों, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसका भी उत्तर होगा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। अब देखिए कैसे यह 1/5 होगा। अब देखिए, अब इसका हम करेंगे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यह भाग में हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। यही है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए बच्चों, अब 6वां क्वेश्चन कहा है P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए कह रहा है प्रश्न हमारा P + Q और P - Q की योगात्मक प्रतिलोम। जैसे यह 6वां प्रश्न है वैसे सेम ही हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए जैसे हम चौथे में हल किए हैं, सेम वही तरीका 6वें प्रश्न में हल करेंगे। देखिए बच्चों कैसे होगा। P + Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यह माइनस पहले लग जाएगा, हम से पहले ही चौथे प्रश्न में इसका पूरा बता दिए हैं। P + Q क्वेश्चन में हो जाएगा। अब इसका दूसरा दिया है P - Q का योगात्मक
प्रतिलोम बराबर होगा माइनस ए भी लगेगा पहले पी माइनस क्यू, ऐसे ही होगा। अब देखिए देखिए बच्चों, आपको समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो में कमेंट करिएगा, हम इस प्रश्न को आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, देखिए तो मार्कर जो था, स्याही नहीं था, आप स्याही भरे हैं। यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है। अब देखिए बच्चों, हमसे सवाल पूछा है यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक बंद गुणे यक्स कथन सत्य है। अब मतलब इस जो मतलब इधर अंक है और इधर है, ये समझिए एक समीकरण है। इस समीकरण को हमको हल करके बताना है क्या यह कथन सत्य है। अब देखिए कैसे होगा हल। 5 गुणे 3 गुणे 2 कोष्टक बंद बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक बंद गुणे यक्स। अब देखिए अब यक्स का हमको मान निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए बच्चों ध्यान से। देखिए इसमें एक नियम लागू हुआ है, इस नियम के हिसाब से हम देखें तो यह नियम इस पे लागू हो रहा है। देखिए कैसे, देखिए 5 गुणे 3 गुणे 2, अब 5 गुणे 3 इधर तो है, जो अंक इधर है इधर भी है, 2 नहीं है तो यक्स का मान यहाँ से मतलब 2 निकल जाएगा। यह नियम कह रहा है, कौन सा नियम है बच्चों बताइए। देखिए यहाँ फॉलो करेगा क्रम विनिमय नियम। यदि क्रम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उनके क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखिए अब कैसे यक्स का मान 2 आया। यदि इस प्रश्न को हम हल करते 5 गुणे अब कोष्टक 3 दूना 6 बराबर 5 तिहाई 15 गुणे यक्स, अब 5 छक्का 30 बराबर 15 गुणे यक्स। अब यक्स का मान निकालना हमको, तो यक्स बराबर 30/15 हो जाएगा, 15 दूना 30, यक्स बराबर 2 आ गया। इस हल करने से आया। और जो हम पहले बताए हैं इसमें बस एक नियम बस फॉलो करना था, वो कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। यक्स मान 2 आ गया। क्या यह कथन सत्य है, पूछा है यह कथन सत्य है। हाँ यह कथन सत्य है। देखिए बच्चों, आपको इस सवाल को समझ में आया है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो में कमेंट करिएगा, हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, पूर्णांकों में
ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। देखिए करा है 8वां प्रश्न बच्चों, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम बच्चों 8वां प्रश्न हमारा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। देखिए इसकी योज्य प्रतिलोम मतलब स्वयं, जिससे मतलब देखिए शून्य हुआ, इसका आंसर देखिए शून्य होगा। कैसे होगा कि योज्य प्रतिलोम स्वयं कर रहा है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम। अब देखिए इसका आंसर शून्य होगा। जैसे हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं वैसे इसमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। जिसे देखिए 0 बराबर 0 कर दे तो 0 आएगा, या -0 लिखें या +0 लिखें तो बात देखिएगा 0 बराबर 0, वो आंसर यही करा योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न है बच्चों, चलते हैं 9वां हमारा, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है या विषम है। करा क्वेश्चन बच्चों होगा, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a+a-1 और a+1 सम है या विषम है। अब देखिए हल ए करा है एक सम धन पूर्णांक है, तो इसलिए a-1 और a+1 एक विषम पूर्णांक है। कैसे है यह, देखिए इसका गुणा करेंगे a² a -a +-1 आएगा, a² कैंसिल हो जाएगा -1। देखिए a² -1, यदि कोई अंक हम यहाँ पर रखें तो हमें सम प्राप्त होगा कि या विषम पूर्णांक होगा। देखिए एक रखेंगे तो 1² 1 होगा तो 0 होगा, तो 0 देखिए ना सम है ना विषम है, वह एक पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 से 3, तो विषम संख्या प्राप्त होगा। यही है इसका आंसर होगा कि उत्तर होगा विषम है। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न हमारा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अब संख्या रेखा पर हमें इस प्रश्न को दर्शाना है। कैसे, देखिए पहले ही संख्या पर हम 1 से 12 तक दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब कह रहा है 5 और 7 का योग बताइए। अब ये ऐसे यहाँ से चला जाए, इसके बाद ऐसे, इसके बाद 5 पर नीचे, और उसके बाद 5 से अब 7 पर जाना है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेम ऐसे होगा। उसके बाद यहाँ से एक और पाई जाएगी, ऐसे करना है, ऐसे जाकर इस पे छोड़ देना है। देखिए अब इसका योग यहाँ से कितना है 5, और यहाँ से कितना है 7। इन दोनों का योग बराबर 12। देखिए बच्चों, आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया एक बार हमें वीडियो में कमेंट करिएगा, और इस प्रश्न को बताने का हम एक बार और प्रयास करेंगे। प्रयास तो किए हैं बताने का, अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में और प्रश्न दिया है, 15 क्वेश्चन दिया है, मतलब इसके बाद 5 क्वेश्चन और है। आप लोग लगा लीजिएगा, न समझ में आए तो वीडियो में हमारे कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।